15 मई 2024 की घड़ी रात के 12 बज चुकी थी। हवा में बेचैनी सी थी। इस्लामाबाद में अपने घर पर पत्रकार अहमद फरहाद काम में व्यस्त थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं। अचानक एक तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। टायरों की चीख, भारी कदमों की आहट और फिर जमीन पर गिरते शरीर की आवाज। नकाबपोश आदमी, जिनके चेहरे अंधेरे में ढके हुए थे, उनके घर में घुस आए। वे फरहाद को घसीटते हुए बाहर ले गए। उनकी दया की याचना रात के अंधेरे में खो गई। 3 गाड़ियां उनके इंजन गरजते हुए बाहर इंतजार कर रही थी। वे तेजी से दूर चले गए, एक भयावह सन्नाटा और एक खाली कुर्सी छोड़कर। अहमद फरहाद चले गए थे, गायब। अल जजीरा और द गार्जियन जैसी न्यूज एजेंसियों ने कहानी को तुरंत उठाया। चश्मदीदों द्वारा बताई गई भयावह जानकारी की रिपोर्टिंग की। voicepk.net, एक स्थानीय न्यूज आउटलेट, ने डरावनी कहानी में एक और परत जोड़ी, यह खुलासा करते हुए कि फरहाद की पत्नी सैयदा उरूज जैनब ने पूरी घटना देखी थी। देश इस खबर के साथ उठा। उनकी सुबह की चाय इस एहसास के साथ कड़वी हो गई कि एक और आवाज को खामोश कर दिया गया। सबके मन में यही सवाल था, ये लोग कौन थे और उन्हें अहमद फरहाद से क्या चाहिए था। अहमद फरहाद अखबारों की बायलाइन में सिर्फ एक और नाम नहीं थे, वे सच्चाई की किरण थे। एक निडर पत्रकार जो सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखते थे। उनकी कलम उनका हथियार थी और वे इसे सटीकता से चलाते थे। भ्रष्टाचार और अन्याय के अंदरूनी हिस्से को उजागर करते थे जो उनके प्यारे पाकिस्तान को परेशान करता था। उनके शब्द आम आदमी के साथ गूंजते थे, उनकी उम्मीदों और निराशाओं को प्रतिध्वनित करते थे। वे पाकिस्तानी सेना के कट्टर आलोचक थे, खासकर देश के मामलों पर उसकी लोहे की पकड़ के। उनके लेख, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित होते थे, ने जबरन गायब होने, खामोश आवाजों और देश की नियति को आकार देने में सेना के अदृश्य हाथ पर प्रकाश डाला। लेकिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों की उनकी कवरेज ने वास्तव में उन्हें निशाने पर ला दिया। फरहाद ने बेजुबानों को आवाज दी, कश्मीरी लोगों की दुर्दशा और आत्मनिर्णय के उनके संघर्ष का दस्तावेजीकरण किया। उनकी रिपोर्ट सहानुभूति और आक्रोश से भरी संघर्ष की मानवीय कीमत को उजागर करती थी, जिससे सत्ता में बैठे लोग नाराज हो गए। फरहाद के अपहरण के बाद की खामोशी बहरी कर देने वाली थी, लेकिन सच्चाई की फुसफुसाहटें सामने आने लगी। उनके गायब होने से कुछ घंटे पहले फरहाद के एक्स, पहले ट्विटर, फीड पर एक भयावह संदेश दिखाई दिया। कंपनी देख रही है, यह लिखा था। एक छिपी हुई धमकी जिसने उनके अनुयायियों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर दी। कंपनी, कुख्यात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए एक व्यंजना जो असंतुष्ट आवाजों को खामोश करने के लिए जानी जाती है। फरहाद धमकियों से अनजान नहीं थे। उनकी निडर रिपोर्टिंग ने उन्हें निशाना बना दिया था। उनका फोन लगातार गुमनाम कॉल और संदेशों से भन-भना रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी सैयदा उरूज जैनब से भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने डर को व्यक्त किया था, लेकिन उन्होंने खामोश होने से इनकार कर दिया। वे जोखिमों को जानते थे, लेकिन वे सच्चाई की शक्ति में अंधेरे पर प्रकाश डालने के अपने कर्तव्य में विश्वास करते थे। उनका आखिरी ट्वीट उनके गायब होने से कुछ घंटे पहले उनकी अटूट भावना का मार्मिक प्रतिबिंब था। वे हमें चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा बाहर आने का रास्ता खोज लेगी। सैयदा उरूज जैनब, फरहाद की पत्नी, खुद को एक बुरे सपने में जीती हुई पाई। उनके पति को घसीटते हुए ले जाने की तस्वीर, दया की उनकी याचना उनके कानों में गूंजती रही, उनके हर जागते पल को सताती रही। लेकिन दुख और डर के बीच एक दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। वह अपने पति को एक और आंकड़ा नहीं बनने देंगे। गायब लोगों की लंबी सूची में एक और नाम नहीं जोड़ा जाएगा। जैनब ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके पति के लापता होने में आईएसआई की प्रत्यक्ष संलिप्तता का आरोप लगाया गया। उनकी आवाज, हालांकि भावनाओं से कांप रही थी, स्पष्ट और मजबूत रूप से गूंज उठी। अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही थी। अपहरण के 2 दिन बाद उनके व्हाट्सएप पर एक संदेश आया, कथित तौर पर खुद फरहाद की तरफ से, याचिका वापस लो और वे मुझे जाने देंगे। यह लिखा था। आशा की एक किरण तुरंत इस भयावह एहसास से बुझ गई कि उनके पति को मजबूर किया जा रहा है।
उनके शब्द उस आतंक का प्रमाण हैं जिसका उन्होंने सामना किया। भाग 5। इनकार और चुप्पी। फरहाद के गायब होने पर सरकार की प्रतिक्रिया अनुमानित थी। इनकार का कोरस और चुप्पी की दीवार। रक्षा मंत्रालय ने ध्यान से चुने गए शब्दों में एक बयान में फरहाद को आईएसआई की हिरासत में होने से इनकार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने भी यही भावना व्यक्त की और दावा किया कि उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनके इनकार खोखले लगे, उनके शब्द बढ़ते जन आक्रोश को शांत करने में विफल रहे। घटना से खुद को दूर करने के सरकार के प्रयासों ने केवल संदेह की आग में घी डाला। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी, उनकी निष्क्रियता अपराध स्वीकारोक्ति की तरह थी। जनता उनके स्वांग को समझ गई। अधिकारियों में उनका विश्वास हर गुजरते दिन के साथ कम होता गया। अहमद फरहाद का गायब होना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, यह असहमति की आवाजों को दबाने, किसी भी प्रकार के विरोध को कुचलने की राज्य की इच्छा का एक भयावह अनुस्मारक था। भाग 6। कोर्ट का अल्टीमेटम। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस नाटक में एक मूक दर्शक बनने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कायानी, जो अपनी ईमानदारी और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, ने अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया। अहमद फरहाद को 4 दिनों के भीतर पेश करें। उन्होंने मांग की, उनके शब्द कोर्टरूम में गूंज उठे। अदालत कानून की इस घोर अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करेगी। न्यायाधीश कायानी न्यायिक सक्रियता के एक दुर्लभ प्रदर्शन में सामान्य कानूनी घोषणाओं से आगे निकल गए। उन्होंने ऐसी गुमशुदगी में राज्य संस्थानों की संलिप्तता की जनता की धारणा को स्वीकार किया, ये कहते हुए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन चिंताओं का समाधान करे और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उनके शब्द आशा की एक बहुत जरूरी किरण थे, एक संकेत था कि न्यायपालिका शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह ठहराने से नहीं डरती। भाग 7। एक राष्ट्र का आक्रोश। फरहाद के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे देश भर में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गतिविधियों से गुलजार हो गए। #BringBackFarhad और #EndEnforcedDisappearances जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे थे। प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर जवाब और जवाबदेही की मांग की। मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान HRCP ने इस गुमशुदगी की निंदा की। उनका बयान सरकार की निष्क्रियता का तीखा आरोप था। अहमद फरहाद का अपहरण प्रेस की स्वतंत्रता पर एक जबरदस्त हमला है और पाकिस्तान में असहमति के लिए सिकुड़ती जगह का एक भयावह अनुस्मारक है। यह पढ़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन निंदा के कोरस में शामिल हो गए। पाकिस्तानी सरकार से फरहाद की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। भाग 8। एक भयावह मिसाल। अहमद फरहाद का गायब होना कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह पाकिस्तान में एक बेहद परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा था। एक ऐसा देश जो लंबे और काले इतिहास से जूझ रहा है जबरन गायब होने का। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों ने अक्सर खुद को निशाना बनाया है। यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए उनकी आवाजों को खामोश कर दिया गया है। सेना और खुफिया एजेंसियों पर अक्सर बिना किसी मुकदमे या सुनवाई के असहमति के संदिग्ध व्यक्तियों का अपहरण करने और गुप्त निरोध केंद्रों में रखने का आरोप लगाया जाता रहा है। जवाबदेही की कमी, चुप्पी की संस्कृति और प्रतिशोध के डर ने भय और आत्म सेंसरशिप का माहौल बनाया है। भाग 9। तलाश जारी है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते जाते हैं, अहमद फरहाद को जिंदा पाने की उम्मीद हर गुजरते पल के साथ कम होती जाती है। फिर भी उनका परिवार, दोस्त और समर्थक हार मानने से इनकार करते हैं। वे इस विश्वास पर कायम हैं कि वह अभी भी जीवित हैं, कि उन्हें उनके पास वापस कर दिया जाएगा। अहमद फरहाद की तलाश जारी है। उनका गायब होना आजादी की नाजुकता, एक स्वतंत्र प्रेस के महत्व और सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत करने वालों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। यह हम सभी के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, जवाबदेही की मांग करने और ऐसी दुनिया बनाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है जहां अहमद फरहाद जैसे पत्रकार बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।